Alright, so in the last session हमने मास का मेजरमेंट कैसे करते हैं ये डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था। तो एज आई टोल्ड यू कि पहले इनिशियली 1 किलोग्राम का एक ब्लॉक, कौन से मेटल का ब्लॉक, प्लैटिनम इरिडियम का एक ब्लॉक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में रखा था और उसी को आप बोलोगे 1 kg, उसके डुप्लीकेट्स बना के वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट करते थे, so on so forth. Okay, right? So it is mentioned here, the definition of 1 kilogram was the mass of a shiny piece of platinum iridium alloy kept in a special glass case at the International Bureau of Weights and Measures. तो वो एक ब्लॉक था एंड उस ब्लॉक का डुप्लीकेट बना लिया तो दैट डुप्लीकेट विल बी कॉल्ड एज 1 kg. तो स्टैंडर्ड 1 kg इट वाज केप्ट वेरी सेफ सिक्योर, बट 20th of May 2019 को डेफिनेशन चेंज करना पड़ गया एंड द रीजन वाज दिस carefully kept platinum iridium piece is seen to pick up micro particles of dirt. तो इस पे डस्ट या डर्ट के माइक्रो पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं and it is also affected by atmosphere causing the mass to change. तो ये दो reasons थे that we have to alter, we have to change the definition of mass. तो जो नया मेजर है मास का, हमने 1 किलोग्राम का जो डेफिनेशन है उसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया था एंड एज आई टोल्ड यू कि क्या करते हैं, ये जो प्लैटिनम इरिडियम का जो ब्लॉक है वो एक बैलेंस है जिसको कीबल बैलेंस बोलते हैं। कीबल बैलेंस के एक साइड में ये 1 kg का जो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय है उसको रख दिया, दूसरे एंड में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा है, करेक्ट। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से करंट पास करोगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर जाएगा, ये 1 kg नीचे आएगा। जैसे जैसे हम लोग करंट इसमें इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर जाएगा, राइट। तो फॉर सम गिवन करंट, फॉर सम वैल्यू ऑफ करंट, लेफ्ट हैंड साइड का जो पुली है और राइट हैंड साइड का जो पुली है दे बैलेंस ईच अदर। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ करंट दीज टू विल बैलेंस। अभी ये मैंने अनबैलेंस कंडीशन दिखाया है बट दे विल बैलेंस ईच अदर। तो जिस अमाउंट ऑफ करंट के लिए 1 kg का स्टैंडर्ड ब्लॉक बैलेंस हो गया फॉर अ करंट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों बैलेंस हो गया तो उतने करंट को हम बोल देंगे, I mean, that measure is used as 1 kg. So an electric current through the electromagnet is increased until its pull makes the two side balance. Simple cheese hai, right? Thus 1 kilogram mass can be described in terms of amount of current which has to be passed through an electromagnet so that it can pull down one side of extremely sensitive balance. Okay, right? तो ऐसा हमने किलोग्राम को इन टर्म्स ऑफ करंट डिफाइन कर दिया। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो तो सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए ही ये दोनों बैलेंस होंगे, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा केस है, एक कीबल बैलेंस है, उसको कीबल बैलेंस बोलते हैं। जैसे वेट बैलेंस होता है वैसे कीबल बैलेंस होता है। उसके एक साइड में एक पैन में जो ये 1 kg का प्लैटिनम इरिडियम अलॉय था वो रख दिया, दूसरे बैलेंस में दूसरे पैन में इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें आप करंट पास कर रहे हो। करंट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, वो अदर एंड को बैलेंस करेगा एंड फॉर गिवन करंट व्हेन दे आर बैलेंस्ड दैट करंट इज कॉल्ड एज, इज टेकन टू बी बेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ 1 kg। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, इतना बहुत सिंपल सा केस है। So this notes will be available with you on your application, so don't worry about writing down theory, easy है बहुत। अब ये तो डे टू डे लाइफ के लिए ठीक है कि डे टू डे लाइफ में हमको 1 kg, 2 kg, half a kg, 5 kg की जरूरत पड़ती है, लेकिन when you deal with mass of atoms or molecules, definitely it cannot be measured in terms of kilogram। तो वो मास हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। सो व्हाइल डीलिंग विद मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, किलोग्राम इज inconvenient unit obviously because kilogram is a very big unit, therefore atoms या molecules का जो मास है हम मेजर करते हैं in terms of atomic mass unit। so the mass of atoms or molecules is measured in terms of atomic mass unit, okay।
अब ये एटॉमिक मास यूनिट एग्जैक्टली कैसे डिफाइन होता है, दैट यू विल लर्न इन केमिस्ट्री। ओके, तो हम लोग कार्बन 12 आइसोटोप यूज करते हैं। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट आर आइसोटोप्स बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ इट। सिर्फ इतना याद रखो कि मास ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, and one atomic mass unit is 1.66 into 10 power minus 27 kilogram. That's all you need to know for now. तो अभी के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए। Okay, day to day life, kilogram. If you are measuring mass of atoms or molecules, we use atomic mass unit, and one atomic mass unit is 10 power minus 27 kg. That's it. This is all you should know about measurement of mass. आपको इतना पता होना चाहिए for measurement of mass. That's it. So as you see how we are proceeding, हम पहले लेंथ मेजरमेंट देखा, फिर उसमें हमने पैरेलैक्स मेथड देखा, so on so forth, we saw a lot of things. फिर हमने देखा कि मास कैसे डिफाइन करते हैं, देन एक चीज रह गई, टाइम कैसे डिफाइन करते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन टाइम. measurement of time. measurement of time. Obviously आप सबको पता है कि SI unit of time is second. SI unit भी सेकेंड है, CGS भी सेकेंड है, MKS भी सेकेंड है, FPS भी सेकेंड है. तो टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इट इज द सेम. FPS में भी वही, CGS में भी वही, MKS में भी वही, और SI सिस्टम में भी वही. So time is always in seconds. It is measured always in seconds. लेकिन 1 सेकेंड मतलब कितना? तो हिस्टोरिकली हम लोग क्या करते थे, अगर आपको पता है, दोपहर के 12 बजे, what happens is if you are located here at this point on the earth, है ना, if you are at this point on the earth, दोपहर के 12 बजे सन एग्जैक्टली आपके ओवरहेड होगा. दोपहर के 12 बजे, इसको आप बोलते हो नून. तो एक नून से दूसरे नून तक यू से 1 सोलर डे. तो सेकेंड डिफाइन करने के लिए पहले हमने डे डिफाइन किया, फिर हमने बोला कि 1 सोलर डे में 24 आवर्स होते हैं, फिर हमने बोला कि हर एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, फिर हमने बोला कि हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. राइट. तो 1 सोलर डे इज इक्वल टू 24 इंटू 60 इंटू 60. ये नंबर आता है आपका 86,400. सो 86,400 सेकेंड्स. तो आपको पता हो गया अब कि एक दिन में आप 86,400 सेकेंड्स होते हैं इन वन डे. वन डे is nothing but 86,400 seconds. तो 1 सेकेंड कितना हो गया? फिर 1 सेकेंड हो गया आपका 1/86,400 of a solar day. Right? So this was the definition of 1 second. क्यों ऐसा किया हमने 1 सेकेंड का डेफिनेशन ऐसा क्यों, हिस्टोरिकली ऐसा क्यों डिफाइन किया था? ऑब्वियसली आप कभी भी स्टार्ट कहाँ से करते हो, जो आप देख सकते हो. वी कुड नोटिस, मैं अगर इस सिटी में रहता हूँ और हर दिन 12 बजे, दोपहर के 12 बजे मेरे सर के ऊपर सन आ रहा है, अगले दिन वापस वहीं आ रहा है, अगले दिन वापस वहीं आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा 12 नून टू नेक्स्ट डे 12 नून इज 1 सोलर डे. राइट. दिन हमने डिफाइन कर दिया, फिर हमने 1 सोलर डे के 24 पार्ट्स कर दिए, हमने बोल दिया कि 24 आवर्स होते हैं. फिर हमने बोला कि चलो हर एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, फिर हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो 1 सोलर डे आ गया आपका 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स.
तो 1 सोलर डे इज 86,400 seconds. तो 1 second is 1 upon 86,400 solar day. ये हिस्टोरी तो दिस इज हिस्टोरिकली हाउ यू डिफाइन 1 second. लेकिन अब एक इशू था जो पहले नहीं पता था. ऑब्वियसली जैसे जैसे ह्यूमन रेस साइंटिफिकली एडवांस होते गई वैसे वैसे ही इश्यूज हमारे सामने आते गए. तो देयर इज वन थिंग दैट इज अर्थ. अर्थ जब रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स एक्सिस, इट इज एक्चुअली स्लोइंग डाउन. इट इज स्लोइंग डाउन. तो दिन का जो लेंथ है वो बढ़ते जाएगा, है ना. अभी व्हेन आई से इट इज स्लोइंग डाउन, इसका मतलब ये नहीं कि कल रुक जाएगा रोटेट होना. इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स. ओके. तो एक प्रॉब्लम ये है कि दिस डेफिनेशन इज नथिंग रॉन्ग. ये सही है, कोई इशू नहीं है इस डेफिनेशन के साथ. इट्स अ गुड डेफिनेशन ऑफ 1 second. बट प्रॉब्लम ये है कि इट इज बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ सन, है ना. सन की पोजीशन पे बेस्ड है, लेकिन सन की पोजीशन अर्थ के रोटेशन पे बेस्ड है. अगर अर्थ रोटेट होगा नहीं तो सन वापस से वो चक्कर कंप्लीट करेगा नहीं, है ना. बिकॉज अर्थ रोटेट होता है इसलिए दिन रात सब होता है. यू ऑलरेडी नो दिस. अगर अर्थ की रोटेशन स्लो होते गई तो अब हर दिन दोपहर के 12 बजे सन ओवरहेड पे नहीं आएगा. आज 12 बजे आया, देन आफ्टर सम सफिशिएंट लॉन्ग टाइम हो सकता है कि 24 आवर्स से ज्यादा लग जाए उसको उसी पोजीशन पे आने के लिए, बिकॉज अर्थ इज स्लोइंग डाउन. ओके. एंड दिस स्लो डाउन इज वेरी 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 स्लो. ऐसा नहीं है कल या परसों रुक जाएगा, बट इट इज स्लोइंग डाउन. इफ यू रिमेंबर, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि जो भी यूनिट्स हम डिफाइन करते हैं ना, वो यूनिट्स कांस्टेंट होने चाहिए. दे शुड नॉट बी वेरिएबल. वो कभी भी हमेशा कहीं पे भी कांस्टेंट होना चाहिए. तो ये तो वेरिएबल हो गया. अब इसलिए फिर हमने एक नया डेफिनेशन बनाया सेकेंड का. तो सो फार व्हाट वी हैव बीन स्पीकिंग इज SI unit of time is second, right? And as I told you, for many years, duration of one mean solar day was taken to be reference, और mean solar day से हमने define कर लिया था what is 1 second. So 1 second was 1 by 86,400 of a mean solar day. But as you know that it was observed length of solar day varies gradually due to gradual slowing down of earth rotation. तो अर्थ का रोटेशन स्लो हो रहा है, तो इसलिए फिर ये 1 second जो डेफिनेशन है इट इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, ये वेरिंग है. ओके. तो इसलिए हम सीसीएम एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं. सीसीएम एटॉमिक क्लॉक. अब फर्स्ट ऑफ ऑल, you are at a very early stage of understanding what is a CCM atomic clock. हमने जस्ट फिजिक्स स्टार्ट किया है, तो ये बहुत अर्ली स्टेज है और आपको डिटेल कोई पूछेगा ही नहीं कि CCM एटॉमिक क्लॉक क्या होता है. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू. सिर्फ आप बोल सकते हो 1 second is defined on basis of number of vibrations of electron in valence shell of cesium atom. That's it. आपको कुछ नहीं बोलना है और राइट. तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ. यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड जस्ट हैव दिस इंफॉर्मेशन कि हम लोगों ने ये डिफाइन कैसे किया. डेफिनेटली आप सबको पता है एटम हैज अ न्यूक्लियस एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स ऑफ एटम. सीसीएम एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो सीसीएम एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट ऑर्बिट. सिंगल इलेक्ट्रॉन है. अब हर एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन स्टेट्स होते हैं. ओके. आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो इस टाइम पे
एट दिस टाइम यू कैन अज्यूम, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ओके, मान लो ये इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, लेकिन एट दिस स्टेज, एट योर बिगिनिंग लेवल ऑफ फिजिक्स, आप अज्यूम कर सकते हो। मान लो ये ऐसा रोटेट हो रहा है, करेक्ट। फिर होता क्या है, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपना स्पिन स्टेट चेंज करते रहता है, पहले क्लॉकवाइज रोटेट होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स स्टेट, राइट। तो ये जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट, करेक्ट। तो इन टोटल यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, उप्स, बहुत बड़ा नंबर है तो, राइट। तो आई मीन व्हाट इज हैपनिंग, ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो स्पिन हो रहा है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सीसीएम एटम, राइट। तो सीसीएम एटम जितने टाइम में, सीसीएम एटम का वो इलेक्ट्रॉन जितने टाइम में दिस मेनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है, कितने, दिस मेनी, दैट इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतनी बार वो वाइब्रेट होगा, ऑलराइट। नाउ as I told you, no one is going to ask you for a detailed explanation. मेजरमेंट ऑफ टाइम और मेजरमेंट ऑफ मास पे क्वेश्चंस आते ही नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि 1 kg मतलब कितना, 1 सेकेंड मतलब कितना। तो अब तक हम सेकेंड का डेफिनेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन डिफाइन करते थे, दैट वाज इजी डेफिनेशन, क्योंकि इजी है। 1 day is 24 hour, each hour has 60 minutes, each minute has 60 seconds, तो 1 second is 1/24 into 60 into 60 मतलब 1/86,400 of a solar day, that is 1 second। लेकिन समवेयर अर्थ का रोटेशन स्लो डाउन हो रहा है, इसके लिए ये कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए हमको चेंज करना पड़ा डेफिनेशन। आप पे आपके लिए अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आपसे बोल दोगे डेफिनेशन ऑफ 1 second इज बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सीसीएम एटम, खत्म। आपको कोई नंबर नहीं मेंशन करना, आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, यू हैव टू एक्सप्लेन नथिंग एट ऑल, राइट। तो ये जो डायग्राम है इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू, दैट्स इट, राइट, गुड। सो इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है आई विल बी गोइंग प्रिटी स्लो, क्योंकि यहाँ से आगे आपका फिजिक्स का बेसिक चालू होगा। अब तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ कैसे मेजर करेंगे, मास कैसे मेजर करते हैं, हम नहीं करेंगे, वो करते हैं, ओके। टाइम कैसे मेजर करते हैं, हम नहीं करने वाले, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस इन डे टू डे लाइफ। इन डे टू डे लाइफ यू डेफिनेटली मेजर distances, so next topic is dimensions and dimensional analysis, and I can tell you जिसको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया उसके लिए जेई नीट एग्जाम्स सिंपल हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स, राइट। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या, राइट। देखो अगर आपको याद होगा हमने इन लास्ट फ्यू लेक्चर्स मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, एक था फंडामेंटल
एक था डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्री है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity for their measurement, but derived quantities depend on fundamental physical quantity or some other physical quantity for their measurement. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि स्पीड या वेलोसिटी के लिए आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट मेजर करो या डिस्टेंस मेजर करो और टाइम मेजर करो और दोनों का रेशियो ले लो, करेक्ट। तो वेलोसिटी हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि हमको वेलोसिटी मेजर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों हमको इन दोनों की जरूरत पड़ी। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज लेंथ, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है, एंड टाइम। तो नाउ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स है, जिसको हमने डिराइव्ड यूनिट्स बोला था, तो डिराइव्ड यूनिट्स को भी मेजर करने के लिए हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, राइट। बाय अप टू दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए फंडामेंटल पे डिपेंड रहना है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करने वाले हैं, हम कुछ सिंबल यूज करने वाले हैं। बार बार क्या मैं ऐसा लिखूं, वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है ना, तो लेंथ अपॉन टाइम, राइट। वी कैनॉट डू दिस अगेन एंड अगेन, हम नहीं कर सकते इसको। तो हम क्या करेंगे, हियर ऑनवर्ड्स व्हाट वी विल डू इज, हम लेंथ के लिए एक सिंबल यूज कर लेंगे एल। तो मैं इससे आगे जब भी मैं एल लिखूंगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ, दैट इज इन मीटर्स ऑफ कोर्स, राइट। देन if I write down m, I am referring to mass. If I am writing down t, I am referring to time. अगर हमको टेम्परेचर बताना है तो हम k का यूज करेंगे, केल्विन, ओके। अगर हमको करंट के बारे में बात करनी है तो हम यूज करेंगे I, राइट। अगर हमको ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करनी है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिंबल हम यूज करेंगे C। मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ। लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का केजी है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, करंट का एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, दैट इज ओके। मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूनिट से, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंबल। क्यों कर रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा। फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ मूवी, तो आप देखते रहो, लेक्चर के एंड में समझ में आता है कि हाँ ये सब क्यों किया। तो जस्ट एंजॉय, सिट काम एंड एंजॉय। वैसे मोल आपको बताया था मैंने, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखेंगे, ओके। अब मान लो कि मुझे वेलोसिटी के यूनिट्स चाहिए। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, राइट। तो मैं लिखूंगा l रेज टू 1 t रेज टू 1। फिर मैं ये l रेज टू 1 और t रेज टू 1 डिनोमिनेटर में था, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो t रेज टू -1 हो गया। ये जो पावर्स है ना, ये पावर्स, ये किसके पावर है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर है। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर क्यों लिखे, क्योंकि हमको डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट चाहिए था, राइट। तो ये जो पावर्स है इसको बोलते हैं डायमेंशंस। तो डिफाइन कैसे करोगे, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ कोर्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, आर द पावर्स, dimensions are the powers to which fundamental units, length and time and mass or temperature जो भी होगा, to which fundamental units must be raised in order to obtain the unit of a derived physical quantity. मैं वापस समझाता हूँ, मैं 2-3 एग्जाम्पल लूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। What was the problem?
हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी है, जैसे एक्सेलरेशन है, जैसे फोर्स है, या फिर मोमेंटम है। हम लेंगे एग्जांपल, हम टेबल ही बना लेंगे। मुझे पता है अगर वेलोसिटी का यूनिट निकालना है, वेलोसिटी का यूनिट निकालने के लिए, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमको लेंथ की जरूरत पड़ेगी और टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने लेंथ और टाइम, जो फंडामेंटल यूनिट्स थे, ये फंडामेंटल यूनिट्स थे ना, हमने फंडामेंटल यूनिट्स के पावर में कुछ नंबर लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि हमको वेलोसिटी के मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स ऑब्टेन करने हैं, इसलिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में कुछ नंबर लिख दिए। इन नंबर को बोलते हैं डायमेंशंस। सिंपल सिंपल एंड सिंपल थिंग। तो डायमेंशंस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which fundamental units must be raised in order to obtain the units of that given physical quantity, right? Similarly, acceleration की जब बात होगी तो हमको पता है what is acceleration? Acceleration is velocity upon time, है ना? मतलब क्या? velocity क्या है? L upon t। तो velocity जो है ऑलरेडी L1 t minus 1 है, अपॉन वापस से t, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये t ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, L1 t minus 2, राइट? तो ये आ गए डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, ये आ गए डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट, राइट? अब फोर्स, व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब कैपिटल M, एक्सेलरेशन मतलब लिखा ही है आपने L1 t minus 2, तो M1 L1 t minus 2, तो ये 1 1 minus 2, ये जो पावर्स है ये हो गए डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ओके, तो जो पावर में जो नंबर है उसको बोलते हैं डायमेंशंस। तो जैसे इसके लिए 1 minus 1, these are dimensions। एक्सेलरेशन के लिए 1 minus 2 are dimensions। फोर्स के लिए 1 1 minus 2 are dimensions। और जब आप m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2 लिखते हो, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब सिर्फ पावर लिख रहे हो, सिर्फ नंबर्स लिख रहे हो, उसको डायमेंशन बोलते हो। जब आप m raised to 1, l raised to 1, t raised to minus 2 कंप्लीट और ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, तो इसको बोलते हो डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार ये बेसिक इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, फिर हम जो बेसिक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस हम लोग लिखते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले ये सब डायमेंशंस की जरूरत कहाँ पड़ी? तो हमको पता है a derived physical quantity, a derived physical quantity can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental physical quantities, of 7 fundamental quantities। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसी के किसी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अपीयर होता है, ऑलराइट? So you can write down in terms of combination of fundamental quantities. Any derived physical quantity will be some combination of fundamental quantities. Okay? So for convenience, as I told you, हम क्या करते हैं? For convenience, अभी क्या हर बार मैं लेंथ पूरा लिखूं, लेंथ LENTGTH, मास में MASS लिखते बैठेंगे कि हम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सब सिंबल पहले से ही प्री डिफाइन करके रखते हैं। So for convenience, the fundamental quantities
the fundamental quantities are represented by symbols, are represented by symbols, और as I told you, लेंथ के लिए L, लेंथ के लिए सिंबल L यूज होगा, टाइम के लिए सिंबल T यूज होगा, मास के लिए हम सिंबल यूज करेंगे M, ओके। देन टेम्परेचर के लिए हम यूज करने वाले हैं K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करेंगे C, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज होगा C, करंट के लिए यूज होगा I, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज होगा मोल, MOL। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेंगे MOL, राइट। So these are certain symbols that we will be using, correct। तो अब हम dimensions का definition कर लेते हैं, right। So let us define what are dimensions. So by definition, as I told you, dimensions of a physical quantity, the dimensions of a physical quantity are the powers to which the concerned fundamental quantities, fundamental units must be raised in order to obtain units of given physical quantity, एग्जाम्पल हम बहुत सारे लेने वाले हैं, ओके। सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया, जब आप सिर्फ नंबर लिखते हो इसको डायमेंशंस बोलते हो, लेकिन जब आप m⁻⁴, l⁻⁻⁴, t⁻⁻ नंबर ऐसा लिख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको आप बोलते हो डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये भी मेंशन कर लेते हैं हम लोग। सो व्हेन वी रिप्रेजेंट any derived quantity with appropriate powers, of symbols of the fundamental quantities then such an expression is written inside square bracket and is called as dimensional formula। सिंपल। आप एक डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी विद सम पावर्स, और इसको आप एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहे हो और आप उसको बोल रहे हो डायमेंशनल फॉर्मूला। दैट्स इट। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस to go through some examples. So what I will do is, let's start with
some basic quantities and then go ahead one by one. तो सबसे पहले let's say, okay, sorry for this. तो कौन सा physical quantity and then what is the formula for that physical quantity and what is SI unit of that physical quantity, and lastly what is dimensional formula for that physical quantity. तो टेबल ही बना लेंगे हम लोग. It is better to represent such things in form of table. Right. So let's start with basic. तो सबसे पहले कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? फिजिकल क्वांटिटी. उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है वो भी देखना पड़ेगा. फॉर्मूला, एंड एज आई टोल्ड यू, whatever you can measure is a physical quantity. एरिया मेजर करते हो क्या? यस, फिजिकल क्वांटिटी. वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है. टाइम मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी है. एंड SI यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला. अब देखो ऐसा है कि पूरी दुनिया ने अगर एक्सेप्ट किया है SI यूनिट तो हमको भी करना पड़ेगा. तो वी विल बी ऑलवेज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट. तो हम लोग हमेशा SI यूनिट में ही लिखने वाले हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला लास्टली. तो पहला फिजिकल क्वांटिटी, लेट अस स्टार्ट विद बेसिक इजी, डेंसिटी. अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ. दो टाइप की डेंसिटी होती है. एक होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना. जैसे आप बोलते हो मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर्ड टू सम सिटी इज मोर. मतलब क्या? मतलब वो नंबर डेंसिटी है. मतलब क्या? मतलब अगर मैं मुंबई में 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेता हूँ, लेट्स से दिस इज 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ मुंबई, इसमें टोटल कितने लोग रह रहे हैं? दैट इज नंबर डेंसिटी. तो आप जब बोलते हो कि 1000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 10,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, तो यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी नंबर. तो पर स्क्वायर किलोमीटर यूनिट क्या आएगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर, है ना. कितने नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर. तो नंबर डेंसिटी अलग हो गया. नंबर डेंसिटी इज डिफरेंट देन मास डेंसिटी. व्हाट इज मास डेंसिटी? एग्जाम्पल बताता हूँ. मान लो मेरे पास एक क्यूब है. This is interesting because you need to understand everything. Density का मतलब क्या है? What do you mean by water is less dense compared to mercury? Water is less dense compared to sugar syrup. मतलब क्या उसका, वो समझ लो पहले. मान लो मेरे पास ये एक क्यूब है, 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब है. अगर इस क्यूब को मैं कंप्लीटली फिल कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब क्यों लिया? मतलब टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब. यूनिट वॉल्यूम. मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करते से ही बताया था कि यूनिट ये दो टाइप से यूज होता है. जब मैं बोल रहा हूँ यूनिट वॉल्यूम, तो व्हेन आई एम सेइंग यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की वैल्यू 1 मीटर क्यूब, ये यूनिट अलग है. यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, और वो जो यूनिट्स हम लोग बोल रहे हैं वो अलग है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? मास डेंसिटी. आप लिखते हो ना मास डेंसिटी रो, इस सिंबल को रो बोलते हैं हम लोग. इसको डिफाइन करते हैं, ये डेंसिटी है, इसको बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. मतलब क्या इसका?
इसका मतलब अगर मैंने 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक बॉक्स लिया होता, उसको कंप्लीटली भर दिया होता, तो जितना किलोग्राम बैठेगा उसको बोलेंगे मास डेंसिटी। वाटर के केस में 1000 बैठेगा। अगर आपने 1 मीटर क्यूब का बॉक्स लिया, कंप्लीटली पानी से भर दिया, तो एग्जैक्टली 1000 किलोग्राम ऑफ वाटर बैठेगा उसके अंदर। अगर पेट्रोल से भर दिया तो 912 के आसपास होता है। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उस पर लिखा होता है, डेंसिटी लिखा होता है वहां पे 912 या 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मर्क्यूरी से भर दिया 13,600, 13,600 किलोग्राम, सेम वॉल्यूम में वही बॉक्स था, सिर्फ पानी निकाला, मर्क्यूरी भर दिया, 13,600 किलोग्राम मर्क्यूरी जाएगा उसके अंदर। तो डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो दो डेंसिटी का डिफरेंस समझ लेना। ये आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आएगा 1 मीटर स्क्वायर। ये नंबर डेंसिटी है, और ये सरफेस के ऊपर कितने लोग रहते हैं, तो वहां पे मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, यहाँ पे मीटर क्यूब की बात हो रही है। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, तो हम लोग यहाँ पे मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा यूनिट तो मैंने बता ही दिया आपको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बता ही दिया ना। मास इज किलोग्राम एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? इजी है, इजी है। मैंने क्या बताया था? मास, मास के लिए m यूज करेंगे, m यूज करेंगे, m⁻⁴। वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ऐसा ही होता है ना वॉल्यूम, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ मतलब लेंथ⁻3। ये लेंथ⁻3 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा L⁻⁻3 बराबर। यहाँ पे टाइम तो है ही नहीं, है क्या टाइम? इस फॉर्मूला में नहीं है टाइम, तो फिर या तो लिखो ही मत, इधर राइट डाउन जस्ट m1 L⁻3, या फिर लिखो T⁻0। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। सेकंड एग्जांपल, वेलोसिटी। मैंने बताया ये ऑलरेडी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में। तो डिस्टेंस मतलब L⁻⁴ और टाइम नीचे है तो ऊपर जाके T⁻1 होगा। तो यहाँ पे m नहीं है, तो वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, तो मास⁻�0। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? m0 L1 T⁻1, है ना, ये वेलोसिटी है। अपॉन टाइम, अपॉन टाइम तो वापस T1, ये T1 ऊपर जाएगा तो T⁻2 हो जाएगा। ये मिल गया आपको डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, so this is how you can obtain dimensions of physical quantities। मैं एक या दो और लेता हूँ आज के लिए, फिर मैं आपको एक दो असाइनमेंट देता हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ, उसका फॉर्मूला लिख के देता हूँ, एंड योर टास्क विल बी टू वर्क आउट। तो फॉर एग्जांपल यू आर सपोज टू फाइंड आउट फॉर मोमेंटम। मोमेंटम होता है, डिनोट करते हैं P से, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसका फाइंड करो। देन यू हैव फॉर फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट और डायमेंशन फाइंड करो। देन यू हैव इम्पल्स, इम्पल्स को डिनोट करते हो J से, जो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट और फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो। देन यू हैव वर्क, वर्क is force into displacement. Then you have kinetic energy. Kinetic energy होता है half mv square 1/2 mv square. And then lastly एक और देता हूँ, प्रेशर, राइट। इसका भी आपको फाइंड करना है। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन
एरिया, राइट। और एक है पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दे दिए, तो मैं और एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी भी एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी मुझे dimensions I am expecting from you, so you should do this. Easy है, it's not very difficult, and obviously most of you have done already such things. So find out what is potential energy. Potential energy formula is mgh। तो इन सारे क्वांटिटीज के SI यूनिट और डायमेंशंस फाइंड करना आपका असाइनमेंट होगा आज, राइट। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स, मतलब डिराइव्ड यूनिट्स निकालने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस पूरा लिखने की जगह पे मैं लिखूंगा L, क्योंकि डिस्टेंस मतलब लेंथ, अपॉन टाइम, राइट। तो L के पावर में 1 है, T के पावर में 1 है, तो ये लिख सकते हैं हम L1 T-1। ये जो पावर है ये हो गया डायमेंशंस, और इसी को अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब वेलोसिटी तो मास पे डिपेंड करता नहीं है, तो मैं या तो मास नहीं लिखूंगा या तो मैं मास रेज़ टू 0 लिखूंगा। वैसे ही एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, L1 T-1 m0, और टाइम के क्या है T⁻1। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा L1 T-1, और नीचे से भी -1 तो T-2 m0। तो ऐसा आ गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला। So that's it for today. We will stop at this point and continue with more in the next lecture.